नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या नीतीश कुमार को अमित शाह के असली खेल की भनक लग चुकी है? और आज इसीलिए नीतीश कुमार मोदी की दोनों रैलियों में, आज जो बिहार में मोदी की दोनों रैली थी, जहां नीतीश कुमार को जाना था, वहां नहीं गए और मंच पर सिर्फ नीतीश कुमार का पोस्टर था। मंच से नीतीश कुमार गायब थे। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैलियों में, जो बिहार में उनकी रैली थी, उसमें नीतीश कुमार को कहीं भी सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं किया। सच्चाई तो यह है कि शुरुआत में ही नरेंद्र मोदी ने अपने इरादे क्लियर कर दिए थे और उन्होंने नीतीश कुमार की जगह एनडीए सरकार किया। जी हाँ, नीतीश कुमार सरकार नहीं, एनडीए सरकार, सुशासन सरकार। जंगल राज से दूर रहेगा बिहार, जंगल राज से दूर रहेगा बिहार। उसके बाद जब एनडीए सरकार का शपथ समारोह होगा ना, उसमें भी आना है। अब दोस्तों, नीतीश कैंप चाहता है कि भाई अमित शाह और मोदी, यानी जो गुजरात लॉबी हैं, ये नीतीश कुमार को सीएम फेस डिक्लेयर करे, जैसे महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस डिक्लेयर किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी और शाह के इरादे ऐसे लगते नहीं और इस वजह से ये दूरियां बढ़ रही हैं। नीतीश कुमार और भी ज़्यादा नाराज़ है। अब ये जो नाराज़गी है नीतीश कुमार की, या ये जो दूरियाँ हैं जेडीयू, बीजेपी या नीतीश कैंप और अमित शाह कैंप की, इसका चुनाव में क्या असर पड़ेगा ये तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है और अंदर की बात है कि अमित शाह के जो इरादे हैं, उनके जो प्लान हैं, बिल्कुल अलग है। अमित शाह के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है। वो चाहते हैं कि 14 नवंबर के बाद जब मशीनें खुलें तो एनडीए की सरकार बने, जहां बीजेपी का वर्चस्व हो, नीतीश कुमार किनारे हों और अमित शाह की जो चॉइस है, उनके जो चेले हैं, उनके जो शिष्य हैं, नित्यानंद राय, जो अमित शाह के साथ केंद्रीय मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री बने। अब दरअसल अमित शाह नित्यानंद राय को ही इसलिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि नित्यानंद राय यादव समाज से आते हैं और बिहार में यादवों के अच्छे खासे वोट हैं, 14.26, 14% से ज़्यादा। और अमित शाह की इसी वोट पर नज़र है। वो चाहते हैं कि भविष्य में बीजेपी नित्यानंद राय को प्रोजेक्ट करके आरजेडी के यादव इक्वेशन को तोड़े, उस वोट बैंक में सेंध लगाए। ये इरादे हैं। और उधर नीतीश कैंप के लोग कह रहे हैं कि ये अमित शाह के इरादे नहीं, प्लान नहीं, ये साजिश है, सीधे सीधे साजिश है नीतीश कुमार के साथ। अब नीतीश कुमार की नाराज़गी को मोदी शाह ने इसलिए ताक पर रख दिया है क्योंकि अमित शाह का जो प्लान है वो बिल्कुल अलग है। उसमें नीतीश कुमार का कहीं जिक्र ही नहीं। दरअसल अमित शाह चाहते हैं कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने, यानी अमित शाह 75+ पर बीजेपी को देख रहे हैं। और जिस तरह से इलेक्शन मशीनरी उनके हाथ में सारा सिस्टम है, पैसा और भी बहुत कुछ है, आगे मैं बताऊंगा, उससे अमित शाह इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। और अमित शाह के प्लान के मुताबिक अगर एनडीए चुनाव जीतती है, हालांकि कांटे की टक्कर है, लेकिन अगर एनडीए जीतती है 14 तारीख को, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है, तो फिर चाबी अमित शाह के हाथ में होगी। क्योंकि राजभवन में जो शख्स बैठे हैं, मोहम्मद आरिफ खान, जिनको केरल से बिहार इसलिए भेजा गया था क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी के जहन में 2025 का विधानसभा चुनाव था, तो जहां मोहम्मद आरिफ खान जैसे गवर्नर बैठे हों, अमित शाह और मोदी के करीबी, वहां ये बात सच मानिए कि जैसे ही बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी, गवर्नर सीधे सीधे चिट्ठी बीजेपी को देंगे और एक बार बीजेपी के हाथ में सरकार बनाने की चिट्ठी आ गई तो फिर खेल सिर्फ और सिर्फ अमित शाह के पास होगा। और पॉइंट नंबर 2, अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, बीजेपी के पास गवर्नर की चिट्ठी है सरकार बनाने के लिए, तो फिर जेडीयू को तय करना है कि उसे टूटना है, उसे कहीं ना कहीं मर्ज होना है, या उसे फिर झुकना है अमित शाह के आगे। ये तय करना होगा जेडीयू को। और जिस तरह की स्थिति मैं आज की तारीख में देख रहा हूँ जेडीयू की, जहाँ लल्लन सिंह और संजय झा जैसे लोग, जेडीयू के नेता, गोद में बैठे हुए अमित शाह के, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा गोद में बैठे अमित शाह के, और जो लल्लन सिंह है, केंद्रीय मंत्री, जो कभी नीतीश कुमार के साए कहलाते थे, शैडो कहलाते थे, जिस तरह से अमित शाह के साथ खड़े हुए हैं। अमित शाह गवर्नर की चिट्ठी मिलने के बाद किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तब
अब पॉइंट नंबर 3, दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से सुनिएगा, बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है। दरअसल अभी तक अमित शाह की जो सबसे बड़ी दुखती रग थी, जो सबसे बड़ी उनकी कमजोरी थी, वो ये थी कि बीजेपी की 34 सीटें बिहार में फंसी हुई थी और इन 34 सीटों पे जो सवर्ण वोटर है, अपर कास्ट वोटर है, यानी आप भूमिहार कह सकते हैं या फिर पंडित कह सकते हैं, राजपूत कह सकते हैं, लाला कह सकते हैं, बनिया वोट कह सकते हैं, ये जो अपर कास्ट वोट है, जो बीजेपी का वोट है, उसमें सेंधमारी कर रहे थे, खासकर शहरी सीटों पर प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं बहुत एग्रेसिव होते जा रहे थे, जिस तरह से वो धागे खोल रहे थे बीजेपी के, चाहे वो सम्राट चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों, उनके अपराध की पूरी हिस्ट्री शीट खोल दी थी। और भी कई ऐसे नेता हैं, जिसमें दिलीप जायसवाल जो इस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष हैं, या संजय जायसवाल हैं, वो भी बड़े नेता हैं। जिस तरह से पोल खोलते चले जा रहे थे, बीजेपी को शहर में डैमेज करते जा रहे थे, इट वॉज अ बिग प्रॉब्लम 34 सीट का फंसना। और ऐसा कहा जाता है, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, कि प्रशांत किशोर को कहीं ना कहीं या तो डराया गया या मैनेज किया गया या कहीं ना कहीं डील किया गया। अब प्रशांत किशोर झुके नहीं झुके ये मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस तरह के मैसेजेस हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस मसले को हल कर लिया। और वैसे भी जिस अमित शाह के पास ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, कुछ भी हो सकता है, मिस्टर शाह कुछ भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, और ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तर्ज पे पैसा, सरकारी पैसा पहले बांटा गया, उसके बाद लिफाफे बांटे जा रहे हैं, घर घर पहुंच रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं, ये जो सरकारी ट्रांसफ़र हुए जिसमें पैसा है, इस तरह की बात की जा रही है कि बिहार में जो चुनाव इस बार लड़ा जा रहा है, वो बिहार के इतिहास में सबसे महंगा चुनाव है। और चुनाव महंगा करने में गुजरात लॉबी का कोई सानी नहीं, कोई तोड़ नहीं। चुनाव इतना महंगा कर दो कि कहीं ना कहीं विपक्ष को लगने लगे कि चीज़ें उसके हाथ से निकल रही हैं। ये भी हो रहा है। और इसके उलट एक और पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ, आज ही मेरी किसी अधिकारी से बात हो रही थी और उनका कहना है कि इनकम टैक्स और इंटेलिजेंस, ये दोनों इस वक्त हर कंस्टिट्यूएंसी में अलर्ट है। यानी इनकी कोशिश है कि कांग्रेस का अगर कोई पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है या आरजेडी का कोई पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, और दोस्तों पैसे की ज़रूरत रहती है, क्योंकि हर चुनाव एक शादी है। जैसे बेटी की शादी में पैसा खर्च होता है, टेंट में, कनात में, खाने में, पीने में, ऐसे ही हर चुनाव में पैसा खर्च होता है, कैश। इस कैश को रोकने के लिए इनकम टैक्स का सबसे बड़ा जत्था इस वक्त बिहार में। अब ये तकलीफ़ें ऐसी हैं जो हो सकता है विपक्ष ना कहे कैमरे पर, सच्चाई ये है, फाइनेंशियल पाइपलाइन तोड़ दो। ये भी एक नीति है मिस्टर शाह की, जिस पर अमल हो रहा है। अब दोस्तों एक पॉइंट तो रह ही गया, मुझे लगा कि ये पॉइंट तो सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार साहब। ज्ञानेश कुमार साहब एक वक्त पर आप कह सकते हैं अमित शाह की ही खोज की। अमित शाह ही उनको अपने गृह मंत्रालय में लेके आए, अमित शाह ने ही उनसे धारा 370 का सारा मामला ड्राफ्ट कराया, अमित शाह ने ही, उन्होंने जो पूरा मंदिर प्रोजेक्ट था जो होम मिनिस्ट्री देख रही थी, वहाँ ही ज्ञानेश कुमार थे। अमित शाह ही जब वो सेक्रेटरी बन गए तो ज्ञानेश कुमार को सहकारिता मंत्रालय में सेक्रेटरी लिया है। और जब रिटायर हुए ज्ञानेश कुमार, तो अमित शाह ही वो शख्स थे और उस कमेटी में थे जहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होना था, जिसमें प्रधानमंत्री राहुल गांधी और अमित शाह हैं। ऐसा कहा जाता है कि अमित शाह की वजह से ही ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। अब इसके आगे तो मैं कुछ कहना चाहूँगा नहीं, आप खुद ही समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा फैक्टर है, मशीनें, चुनाव का सारा सिस्टम। और मुझे लगता है जो सबसे बड़ी बात कही वो उमाकांत लखेड़ा जी ने कही, जो 1990 से लेकर 2025 तक चुनाव आयोग कवर कर रहे हैं। सुनिए उस रिपोर्टर से जो पिछले कई दशकों से चुनाव आयोग कवर कर रहा है, वही चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं कर रहा है इस बार। सिर्फ और सिर्फ ज्ञानादेश ही भारतीय जनता पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना सकता है। जनादेश के बूते भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर जा रही है। ज्ञानादेश आ जाए अगर 14 नवंबर को, तो निश्चित तौर पर वो फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी होगी। राहुल गांधी के आरोपों को अगर लेजिटिमेसी देनी हो तो ज्ञानादेश आएगा। ठीक, ये साफ साफ ज्ञानादेश, जमीन पर हालात होते हैं। इशारों में बात करते हैं अभिषेक। ज्ञानादेश से मतलब है ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, अमित शाह के कभी खास रहे। ये कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है उसकी एक निर्णायक भूमिका रहेगी बीजेपी की कामयाबी। नहीं, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं दीपक जी, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं।
अमित शाह बिहार गए अभी 2-3 दिनों पहले, उन्होंने कहा कि अगली बार अगर हम सरकार बनाए तो 1 फेज में चुनाव कराएंगे। भाई आप कौन होते हैं 1 फेज में या 3 फेज या 5 फेज या 10 फेज में चुनाव कराने वाले? वो संवैधानिक अधिकार किसका है? जिसका है उसका है। इसका सीधा मतलब है कि आपके यहाँ का आपके मातहत काम कर चुका व्यक्ति जो वहां बैठा हुआ है, वो कथित तौर पर आपके इशारे पर काम करता है, तभी आप 1 फेज में या 4 फेज का दावा कर रहे हैं। कौन होते हैं अमित शाह? एक लाइन अभिषेक ने दी, उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग पूरी तरह से साथ रहता है तो बीजेपी फिर जीत रही चुनाव, ये वो ये कह रहे हैं। क्या भाई लखड़ा साहब, मैं बहुत संक्षेप में बहुत स्पष्ट रूप से जानना चाह रहा हूं कि आपका तजुर्बा 35 साल का राजनीतिक चुनाव कवर करने में, जितने भी चुनाव हैं सब आपने कवर किए 30-35 साल में, आपको क्या लग रहा है कि क्या एनडीए ही जीतेगा या इस बार सरकार पलटने जा रही है और जीत महागठबंधन की होगी? क्या लग रहा है आपको? देखिए मैं अपनी पोजीशन को 14 तारीख से पहले बदलने वाला नहीं हूं दीपक जी। इसलिए नहीं बदलने वाला कि चुनाव आयोग की इतनी संदिग्ध भूमिका है, इतना चुनाव आयोग किस तरह से नई नई चालें चल रहा है। बिहार के बाद 10 आईएएस ऑफिसर क्या करेंगे, बाकी राज्यों से भी भेजिए ना, बिहार के गुजरात के क्यों भेज रहे हैं बिहार में? तो ये जो चीजें हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने आज तक कोई कमिटमेंट नहीं किया है। परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ज्ञानेश कुमार की, एक शब्द नहीं बोला कि मैं एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये घोषणा करता हूं कि बिहार में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा। कि इस समय भारतीय जनता पार्टी ने अगर चुनाव छीनने की कोशिश की बिहार के लोगों से, तो बहुत बड़ी चुनावी हिंसा की आशंका मुझे लग रही है। अब दोस्तों, इरादे जो भी हो, प्लान जो भी हो, साजिश जो भी हो, सच्चाई ये है कि अगर सिस्टम मिस्टर अमित शाह के हाथ में, मिस्टर मोदी के हाथ में है, तो एक चीज़ पर ज़रूर गौर करिएगा कि जो मशीन का बटन है उस पर जो उंगली दबनी है वो बटन जनता के हाथ में है। तो तय जनता को ही करना है। हम देखते हैं कि 14 नवंबर को जब नतीजे आते हैं तो ये सिस्टम भारी पड़ता है मिस्टर शाह का, ये जो लोगों का जनादेश है ये भारी पड़ता है। इसके लिए रुकना पड़ेगा। आखिर में सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि ये तो आज का वीडियो रहा, अगले वीडियो के लिए कोई ना कोई आइडिया मुझे आपसे मिलना चाहिए और आपसे आइडिया मिलते रहते हैं। कमेंट बॉक्स में आइडिया ज़रूर लिखें कि किस तरह की और स्टोरी होनी चाहिए। अंदर की खबर है वो भी आप इनबॉक्स में डाल सकते हैं, मैं ज़रूर देखूंगा और उस पर अमल करने की कोशिश करूंगा। और एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से भी कहिए इसको सब्सक्राइब करें। आपकी आवाज़, आपके हौसले से ही ये भी आवाज़ है, आपके समर्थन से ही ये वीडियो आप तक पहुँच रहा है, आपकी वजह से। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। फिर मिलते हैं अगले किसी शो में, तब तक के लिए नमस्कार।